Hello everyone, welcome to Net Chemistry. In this video, I will talking about the chemical kinetics. Chemical kinetics हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो हम क्लास 12 में, बीएससी में, एमएससी में सभी स्टैंडर्ड में पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी एग्ज़ाम से आपका अगर नीट हो गया, जेई हो गया या फिर आईटी जैम, सेसर, नेट, गेट, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से ऑलमोस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन अगर हम नेट की बात करें, सीएसआर नेट की, वहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस पर हर ईयर पूछे जाते हैं, ठीक। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। फिर फर्दर हम एडवांस टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, देखो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शंस, हम केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारा जो ऑटो इंजन्स होता है उसमें फ्यूल्स जो बर्न होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, तो वो कितने टाइम में बर्न हो रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो फूड स्पॉइल हो जाता है घरों में, ठीक है, खाना जो बनता है वो ख़राब हो जाता है, तो वो कितने टाइम में ख़राब हो रहा है, ये सब की स्टडी के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। किसी भी रिएक्शंस की रेट की स्टडी करते हैं, मतलब वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड की स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन है उसको हम 3 कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। पहला कि हम वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट होते हैं और वो कुछ ही सेकंड में, विद इन अ सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम की स्टडी भी हम यहाँ पर ही नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन, इनकी स्टडी हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनकी स्टडी यहाँ हम नहीं करते हैं। फिर हमारा आता है वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होते हैं, ठीक है, और विद इन कुछ साल ले लेते हैं कंप्लीट होने में, बहुत साल ले लेते हैं कंप्लीट होने में। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे रिएक्शन में आपको एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो हमारे डिफरेंस हम मतलब एक छोटा सा चेंज मिलेगा, उस चेंज को हम विजुलाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इसकी भी स्टडी हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ऐसे भी रिएक्शंस को हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड कैटेगरी में मॉडरेट टाइप रिएक्शन का। ये रिएक्शन हमारा कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन ले लेते हैं कंप्लीट होने में, और ऐसे ही रिएक्शंस की स्टडी हम यहाँ पर इस चैप्टर में करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी को हम देखें तो पहला टॉपिक है हमारा, लिख लो हेडिंग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन, लिख लो एक लाइन में, the change in concentration of reactant, the change in concentration of reactant or product with respect to time, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कैसे चेंजेस आती हैं, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो देखो पहला हमारा एवरेज रेट, एवरेज रेट, और जो सेकंड रेट हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है दोनों। तो देखो एक हमारे पास ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा कैसा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्रीज़ होगा। जैसे हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हमारा एक डिक्रीजिंग कर्व यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पर कोई हमारा टाइम है T1, कोई टाइम T1 है, इस टाइम T1 पे हम कंसंट्रेशन को देखें तो हमारा कुछ कंसंट्रेशन C1 आ रहा है, ठीक है। फिर हम कोई टाइम T2 ले लिए, इसका कंसंट्रेशन हम देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कुछ C2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम एवरेज रेट को डिटरमाइन करते हैं। एवरेज रेट हमारा हो जाता है C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा T से, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज रेट। अब हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है,
जब हमारा टाइम जो है वो टेंस टू 0 हो जाता है, मीन्स कि जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम कोई कंसंट्रेशन देखें, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है रेट के, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम जब भी रेट डिटरमाइन करते हैं उस रेट को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के लिए, टाइम में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के लिए, डिफरेंस जब कभी भी स्मॉल डिफरेंस हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल का। तो इसे भी हम इस रेट को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से शो करते हैं dc/dt, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम एवरेज रेट को इसके इक्वल दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ΔC/ΔT, यहाँ पे लिमिट हो जाता है t टेंस टू 0, ठीक है। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। इसे हम कहते हैं, इसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट को हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम इसी रेट के बारे को लेकर आगे जो भी पढ़ना होगा तो ये इसी रेट से हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सारे चैप्टर में जो भी चीज़ें आती हैं, एवरेज रेट की बात हम नहीं करते हैं कहीं पे भी, इसी रेट्स को हम सारा पढ़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, अब रेट की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। रेट की यूनिट क्या होगी तो देख लो, रेट क्या है हमारा dc/dt। कंसंट्रेशन को हम किस यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की किस क्या होता है, तो देखो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है हमारा मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड से या फिर मिनट, और कुछ भी हो सकता है। अब टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट क्या क्या हो सकता है हमारा, टाइम की जगह पे हम सेकंड इनवर्स ले लें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ले लें, या फिर टाइम की जगह पे मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ले लें, ठीक है। ये हमारा यूनिट हो गया रेट का, यूनिट ऑफ रेट। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे जो यूनिट होता है हमारा वो लिखा होता है मोल लीटर डेसीमीटर क्यूब इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ से कि हमारा जो लीटर होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहीं से हमारा क्या हुआ, लीटर को हम रिप्लेस कर दिए डेसीमीटर क्यूब से, तो हमारा यूनिट हो गया मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। ये हमारा एक रेट का यूनिट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट दूसरा हमारा जो टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग डाल लो, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है। जब हमें कोई रिएक्शन अगर हमें दे दिया जाए और उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहला रिएक्शन हम देख लें, कोई रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है पी में, ठीक है। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेट हो जाएगा इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ dA/dt इक्वल्स टू dP/dt। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ पी को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि मेरा रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन है, और टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये हो गया है, तो सिंपल रिएक्शन है, उसका हमें रेट कैसे निकालना है ये हो गया, ठीक है। अब हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया अगर सेकेंड टाइप का, मान लो कोई 3C है 2B के साथ रिएक्ट करके बना रहा है 4D। अब इस टाइप के रिएक्शन के लिए हमें अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखें, ध्यान से देखना है। यहाँ से हमारा क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो दिखाएंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं ओवरऑल रेट, ओवरऑल रेट लिखेंगे। अगर ओवरऑल तो क्या लिखेंगे, देखो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, क्या करेंगे -1/3। इसका जो भी स्टाइक्योमेट्री दिया गिवन है यहाँ पर, ठीक है, स्टाइक्योमेट्री जो भी दिया गया है
इसको हम कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन में गिवन होगा, उसको कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये हमारा हो जाएगा रेट -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल रेट। यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन होगा। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, जो भी स्टोइकियोमेट्री गिवन हो उसको आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इतना करना है। लेकिन जब बात आती है कि सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी की, किसी सिंगल स्पीसीज़ की बात आती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी की या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी की, तो हम क्या लिखते हैं, देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी की बात करें यहाँ पे। इस केस में जब हम किसी सिंगल स्पीसीज़ की बात करते हैं, इस केस में हम स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है, जब हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिखना होगा तब हम स्टोइकियोमेट्री को कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, और किसी सिंगल स्पीसीज़ के लिखना होगा के लिए अगर हमें लिखना होगा रेट, तो वहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम नॉर्मल तरीके से बस इसको डी बाई डी टी लिख लेंगे। और यही सेम चीज़ अगर हम बी के लिए लिखें तो -dB बाई dt हो जाएगा। और अपीयरेंस ऑफ P, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट D है, इसके लिए लिखेंगे तो dB बाई dt, सॉरी dd बाई dt, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया कि जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप से रिएक्शन हो हमारे पास और इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना होगा तो हम स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर करेंगे, और अगर हमें किसी सिंगल स्पीसीज़ के बारे में बात करनी होगी तो हम स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना ही, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। अब आता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ मास एक्शन, लिख लो इसे। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, पहले हेडिंग डालूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है हमारा, रेट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n, where n is equal to order of reaction, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट है हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में n, ठीक है। n जो है हमारा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू k, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम c से दिखा दे रहे हैं कि पावर टू द पावर n, ठीक है। ये हमारा k जो है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो रेट है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट हमने पहले ही भी निकाला है थोड़ी देर पहले, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ये होता है रेट की यूनिट। के की यूनिट हमें निकालनी है और यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर n है। कंसंट्रेशन की पावर n को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर n को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू k, ये होगा। फिर कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे पॉजिटिव में है, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर नेगेटिव में हो जाएगा, बेस सेम होगा, क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 1 - n डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू k। ये हमारा k की यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की, कंसंट्रेशन पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है। ये हो गई हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब ये एक जनरल फार्मूला बन गया आपका यूनिट को निकालने के लिए। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे देख लो, यहीं पे रेट निकालने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे।
तो हम रेट निकालते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो n की जगह पे सिर्फ ज़ीरो की वैल्यू रख दें फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए। n के प्लेस पे ज़ीरो पुट करके देखो क्या आता है, k इज़ इक्वल टू 1 माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन के पावर 1 ही होगा। कंसनट्रेशन को हम मेज़र करते हैं मोल लीटर इन्वर्स में, मोल लीटर इन्वर्स के पावर 1 और टाइम इन्वर्स या फिर सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, ये हो जाएगा हमारा यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ पर हम 1 माइनस एन की जगह 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, कंसनट्रेशन की पावर ज़ीरो, मीन्स कि कंसनट्रेशन टर्म यहाँ से हट गया, बचा क्या, सिर्फ टाइम। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है हमारी, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाती है, सेकेंड इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स या फिर टाइम इन्वर्स कह लें। ठीक है, मिनट इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हो जाती है। सेकेंड ऑर्डर की यूनिट की बात करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले sec2। ठीक है, के की यूनिट पुट कर ले, यहाँ पे कंसनट्रेशन 1 माइनस 2 टाइम इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। कंसनट्रेशन को हम मेज़र करते हैं, देखो इधर कंसनट्रेशन को हम किससे, लीटर इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, क्या होगा, मोल इन्वर्स पावर में है, मोल टू दी का इन्वर्स हो जाएगा, और लीटर इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो लीटर और सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसे ज़ीरो ऑर्डर से कंपेयर करो। फर्स्ट ऑर्डर तो ठीक है, सेकेंड इन्वर्स, बस टाइम का यही बचता है यहाँ पे, बाकी तो सब कंसनट्रेशन टर्म यहाँ से हट जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को भी देख लो, मैच कर लो इन दोनों को। यहाँ पे क्या है, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स है, और यहाँ पे बस अपोजिट हो गया इसका, मोल इन्वर्स हो गया लीटर सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। इसी तरह से हम किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। आपको कोई की 1/2 के लिए दे दिया जाए या फिर किसी भी ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस n की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी दिया होगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमारा जो आता है कि हम ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, और हमारे क्वेश्चन में जिस तरीके के मेथड्स गिवन होंगे, सॉरी उसके पहले एक और चीज़ है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने लिखा, तो इससे हम किस रेट लॉ कैसे लिखेंगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को दो टाइप्स में ले लेते हैं। एक हमारा हो जाता है रिएक्शंस, जो हमारा हो जाता है, ठीक है, एक हो जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस का देख लो एक एग्जांपल। मान लेते हैं हम कि कोई 2B है, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा P में। ठीक है, इसका अगर रेट हमें लिखना हो, रेट लॉ लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K कंसनट्रेशन ऑफ B के पावर 2। मतलब जो भी इसका स्टाइक्योमेट्री है, जो भी कोफिशिएंट है, वो इसके पावर में, इसके कंसनट्रेशन की पावर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा n=2 हो जाएगा। ये होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हमेशा कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस को हम जो भी कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ इसके कंसनट्रेशन की पावर में ला देते हैं, वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शंस जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस का रेट हम एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट की तरह नहीं लिख सकते। ऐसे रेट रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि इसका रेट या फिर ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,
ऐसे रिएक्शंस के लिए हमें सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहता है, तब हम बता पाएंगे कि इसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि हमें क्यों नहीं चाहिए इसका, ये क्यों हम देख करके सिर्फ नहीं बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इसका रेट। तो देखो, एक एग्जांपल था हमारे पास, NO2 प्लस F2 दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं NO2F। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 का 2 मॉलिक्यूल और F2 मिल करके हमारा 2 मोल ऑफ NO2F बनाता है। ठीक है, अगर इसका रेट हम लिखें एलिमेंट्री रिएक्शंस के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, देखो, K NO2, इसका कोफिशिएंट 2 है, पावर में आ जाएगा 2, और F2 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब निकाला गया इसका रेट, तो ये रेट नहीं आया, ये रेट नहीं आया। रेट क्या आया, देख लो, उसका रेट आया एक्सपेरिमेंटली जो रेट आया, रेट आया इसका, ये आया K NO2 और F2। ठीक है, इसका रेट ये आया। ठीक, तो इस रेट को आने से ये समझ में आया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की तरह इनका रेट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होगी कि हमारा जो रिएक्शन है उसका कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, और कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे ये जब हमें पता चल जाएगा तो हम देखेंगे कि वो जो भी स्टेप्स हैं उसमें कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा हमारा फास्ट स्टेप है। ठीक है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शंस का अगर हम स्टेप लिखें, देखो, तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है 1 मोल ऑफ NO2 रिएक्ट करता है F2 से, 1 मोल ऑफ F2 से, और NO2F प्लस F बनाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फर्दर 1 मोल ऑफ NO2 रिएक्ट विथ F और यहाँ पे बनाता है NO2F। अब इसको ओवरऑल रेट, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जो हमने रिएक्शन ऊपर लिखा है यही रिएक्शन आ जाएगा। देखो, 2 मोल ऑफ NO2 प्लस F2, F से F यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 2 मोल ऑफ NO2। ठीक है, यही हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। अब इसका रेट अगर हम अब देखेंगे रेट, और ये रिएक्शन तो पता चल गया, लेकिन अब इसमें ये पता करना होगा कि हमारा कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो देखो, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और ये फास्ट। ठीक है, तो जो रेट आया था ना वो इसके ही अकॉर्डिंग आया था, स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख लो पॉइंट, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो भी हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम से पूछ लिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो, एग्ज़ाम्स में अगर हमें क्वेश्चंस में लिख दिया गया रहे कि ये रिएक्शंस जो गिवन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानोगे, अदरवाइज़ उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही मानोगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मानकर ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम किस तरह से रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेंगे, उसके रेट, इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ से इसके स्लोएस्ट स्टेप से जो रेट हमने लिखा था, एक्सपेरिमेंटल जो रेट आया था वो यही आया था। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप से इसके। ठीक, आगे समझ में इतना। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर डिटरमाइन करने का, हम वो देखेंगे। तो ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए कई सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं हम। अब कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ होगा ये हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें क्वेश्चंस में किस तरह के डेटा गिवन है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग से हम वहाँ पे कौन सा मतलब मेथड लगेगा वो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमारा देख लो, लिख लो, हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट मेथड है इसका हमारा रेट लॉ इक्वेशन के। जब हमें रेट लॉ इक्वेशन गिवन हो किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, मान लेते कोई ए है, इसकी पावर में एक्स, बी कोई है उसकी पावर में वाई है। तो जब हमें रेट लॉ इक्वेशन दे दिया जाएगा तो यहाँ पर हम एन सिंपली निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
x प्लस वाई। ठीक है, इनकी पावर का सम ही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो हमारा था बिल्कुल सिंपल मेथड और फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड की बात करें हम तो डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड, तो डिफरेंशियल मेथड में क्या है, देखो रेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। यही है, बस उसको लिखने का तरीका है अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस लॉग c की पावर n। अब लॉग में जब किसी की पावर n होता है तो क्या होता है, वो पावर आगे आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ r लॉग ऑफ k प्लस में पावर आगे आ जाएगा n और लॉग c। ठीक है, यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लॉग r वर्सेस लॉग c का, लॉग r वर्सेस लॉग c का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, x ये है, y ये है, x ये स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ये हमारा ये हो जाएगा, देखो ये तो इंटरसेप्ट है हमारा लॉग के, इसका जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा इक्वल के n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ऑर्डर निकाल लेंगे, जब हमें ये पता होगा यहाँ से हम सब गिवन होगा तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक तरीका है हमारा ऑर्डर को निकालने का। ठीक है, यहीं से एक और एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, यहीं से एक ऑर्डर निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से ही, जब हमें कोई रेट गिवन हो, रेट R1, ठीक है, ये हमारा रेट है किसी रिएक्शन का R1 और इसके रिस्पेक्ट में कोई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का गिवन हो C1 और कोई रेट R2 गिवन हो और इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन गिवन हो हमारा C2। ठीक है, तब हम रेट को कैसे यहाँ पे ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो क्या करेंगे, R1 बाई R2 कर देंगे, R1 बाई R2। इसको कैसे लिखते हैं हम, माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी लिखेंगे, यहाँ पे C1 होगा अपॉन में dc2 बाई डी टी। जैसे हम रेट लिखते थे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, के पावर n, के एन यहाँ पे ऑर्डर दिखा रहा है, फर्स्ट ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, C1 की पावर n, ठीक है, और डिवाइड बाई के एन C2 की पावर n। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो R1 बाई R2 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, C1 की पावर n डिवाइड बाई C2 की पावर n। ठीक है, हम इसको होल पावर कर देते हैं, दोनों के पावर में n कर देते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही लॉग ले लेंगे वो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ R1 बाई R2, ln ले लें, ln लिख लिया, फिर ln ऑफ R1 बाई R2 यहाँ पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n जो है आगे आ जाएगा, n ln ऑफ C1 बाई C2, C1 बाई C2। ठीक है, आया समझ में इतना। फिर क्या करेंगे, n यहीं पे रहने देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू ln ऑफ R1 बाई R2 डिवाइड बाई ln ऑफ C1 बाई C2। ठीक है, यहाँ से भी हम n की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो अभी तक हमारा ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में हमने दो तरह का देखा, जब हमें कोई ग्राफ गिवन हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ से हम पता अगर हमें ग्राफ गिवन हो और पता ये ना हो कि ये कौन सा ऑर्डर है, तो इस तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जब हमें कोई रेट गिवन हो, यहाँ पे R1 और R2 लिख लो, यहाँ पे रेट है, R इज इक्वल टू रेट है, ठीक है, और C फॉर कंसनट्रेशन। ठीक है, जब कोई रेट दे दिया हो और उसके लिए जो कंसनट्रेशन और रिएक्टेंट का वो C1 हो, कोई सेकंड रेट हो हमारा, उसके लिए कंसनट्रेशन C2 हो, उस केस में हम ये फॉलो करेंगे। ठीक, ये फॉलो करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन का। अब हमारा जो लास्ट मेथड है, लास्ट नहीं थर्ड मेथड ऑर्डर को निकालने का,
वो है टी हाफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, लिख लो। थर्ड टी हाफ है ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए थर्ड मेथड मतलब टी हाफ मेथड, ठीक है। इससे हम कैसे ऑर्डर को निकालेंगे, देखो जब हमें कभी अच्छा हाँ पहले ये देखो कि टी हाफ हमारा एक रिलेशन होता है टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ। टी हाफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन की पावर n-1 के, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें टी हाफ की कोई एक टी हाफ दे दे, उसके रिस्पेक्ट में हमें कंसंट्रेशन दे दे A1, फिर टी हाफ 2 दे दे, उसी रिस्पेक्ट में हमें कंसंट्रेशन A2 दे दे, तो क्या करेंगे, देखो टी हाफ ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 1/A1 के पावर में n-1, टी हाफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1/A2 की पावर में n-1, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें आपस में, तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा और टू द पावर n-1 होगा, ये हमारा ऊपर जाएगा और इस पूरे की पावर में n-1 होगा। जब हम लॉग ले लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ A2 पर गया है तो A2 अपॉन में A1, ठीक है। आया समझ में, नहीं ये कैसे आया, ये हमारे ऊपर जाएगा, ठीक, लॉग लेंगे तो पावर में आएगा n-1 जो है वो पावर में जाएगा, और फिर लॉग पावर में होता है कुछ भी तो लॉग के आगे आ जाता है, ठीक है। तो n-1 यहाँ आ जाएगा लॉग A2/A1, इसको हम रीअरेंज कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ ऑफ 2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ A2/A1, ठीक है। इसका अपोजिट है, टी हाफ ऑफ 1 है डिवाइड बाई टी हाफ ऑफ 2, ये A2/A1 है, ठीक है। यहाँ से हम एक ऑर्डर निकाल लेंगे, n की वैल्यू यहाँ से भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ मेथड है, लास्ट मेथड हो जाएगा, इसको लिख लो। लास्ट मेथड हमारा है जब हमें किसी भी रिएक्टेंट का कोई एक रिएक्शन है, उसका कंसंट्रेशन दे दे, उसकी रिएक्टेंट का अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमें अलग अलग रेट मिल जाए, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, व्हेन लिख लो फोर्थ मेथड, व्हेन concentration of reactant and rate are given। जब हमें किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन गिवन हो और उसका रेट गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एक चार्ट बना लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यहाँ पे रेट, यहाँ पे ऑर्डर, और फिर हमारा ऑर्डर क्या होगा वो हम देखेंगे। ये एक चार्ट बना लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चार्ट का यूज़ वहाँ पे कैसे होगा वो तो समझा देंगे, ठीक है। मान लो कोई रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन हमारे पास 1 टाइम्स है, और उस वक्त जो रेट भी है वो भी 1 टाइम्स है, लेकिन जब हम इसे 2 टाइम्स किए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए, तो भी हमारा रेट सेम है, 1 टाइम्स ही है। फिर रिएक्शन के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिए, फिर भी रेट हमारा सेम है, मीन्स कि रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बदलते जाओ, रिएक्टेंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, 1 टाइम से 2 टाइम्स किए, फिर 3 टाइम्स किए, लेकिन हमारे रेट पर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, तो हम उसे ज़ीरो ऑर्डर मानेंगे, ठीक है। अगर हमारा मान लेते हैं कि रेट 1 टाइम्स है कंसंट्रेशन और रेट भी 1 टाइम्स है, लेकिन जब ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स हो गया। ऐसा हमारा जब इस तरह के का हमें कुछ भी दिखेगा तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में लाएंगे, उसका ऑर्डर हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। फिर एक अगर ये 1 टाइम्स है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग और रेट भी 1 टाइम्स है, लेकिन जब इसे 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये हमारा कुछ 4 टाइम्स हो जाता है,
और जब इसे हम 3 टाइम्स करते हैं तो ये कुछ हमारा 9 टाइम्स हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा आपको दिखेगा तो ये हम सेकेंड ऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे इसको, ठीक है। इस चार्ट को आप ऐसे ही लिख लो। अभी आगे हम क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन रेट लॉ इक्वेशन को और डेरिवेशन देखेंगे हम 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।